आज हम आए इसके लास्ट वीडियो में हमने 70 के दशक तक जो फैशन के चेंजेस थे वो हमने पढ़े थे। आज 80 से दशक के पढ़ेंगे हम। 80 स्वचेतना का युग था और केल्विन क्लेन जैसे अमेरिकी डिज़ाइनर घरेलू नाम बन गए थे। 80 के दशक में अब जो फॉरेन ब्रांड्स थे वो सब इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहे थे। सीके एक अमेरिकी डिज़ाइनर था जो कि एक घरेलू नाम बन गया। रेडी टू वियर फैशन क्रांति भारतीय डिज़ाइनरों के जन्म और उनके लेबल और उच्च फैशन हाउसों की शुरुआत के साथ आई। जो आपका रेडी टू वेयर फैशन था, जो हमने अपनी कलेक्शन रेंज में जिसको प्रेतर पॉटर के नाम से पढ़ा है, प्रेतर पॉटर फैशन क्रांति भारतीय डिज़ाइनरों के जन्म और उनके लेबल और उच्च फैशन हाउसों की शुरुआत के साथ आई। भारतीय डिज़ाइनर लेबल जैसे कि रितु बेरी, तरुण तिल्हानी, रोहित खोसला और अन्य लोगों के एक मेज़बान ने सुर्खियों में शूटिंग की और उनके निर्माता भारतीय पुरुषों और महिलाओं की ड्रेसिंग प्रेफरेंस का मार्गदर्शक करने वाले सुपरस्टार्स में बदल गए। अब जो इंडियन लेबल्स थे, जो आपके भारतीय डिज़ाइनर्स थे, जैसे कि रितु बेरी हो गया, तरुण तिलियानी हो गया, रोहित खोसला हो गया, इस तरह के भारतीय डिज़ाइनर्स मार्केट में उतरे और उन लोगों ने जिस तरह से अपने कपड़ों का प्रदर्शन किया, जिस तरह से उनकी शूटिंग्स की और जो उन शूटिंग्स को करने वाले पुरुष और महिलाएं थी, उनकी ड्रेसिंग इंडिया के लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। मतलब उस तरह की ड्रेसिंग अब हर कोई चाहता था कि वो पहने। एक मार्ग लोगों को वो लोग सुपरस्टार्स में बदल गए। अचानक एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना सभी युवा लड़कियों और लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अचानक से ही एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना जो जितने भी यंग बॉयज़ और गर्ल्स थे उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। यानी कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग बहुत अचानक से ही मार्केट में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया उसको सीखने में। इस युग में सिलवट्स अधिक मैस्कुलिन हो गए और सलवार कमीज़ को शोल्डर पैड्स के साथ बनाया गया। 80 के दशक में जो सिलवट्स थे, जो यानी कि जो गारमेंट के लुक थे वो थोड़े से मतलब और अधिक मर्दाना हो गए, जिसका असर जैसे कि जो सलवार कमीज़ बना उसको उन लोगों ने कंधों पर शोल्डर पैड के साथ बनाया। यानी कि जो दिखने में जो आपके कपड़े होते हैं उसको एक मर्दाना लुक लोगों ने देखना शुरू किया। यानी कि जो फीमेल्स के गारमेंट भी थे उसमें भी अब वो लोग एक मर्दाना लुक चाहते थे, जिसका असर ये पड़ा कि जो सलवार कमीज़ नॉर्मली जो फीमेल्स के सलवार कमीज़ होते हैं उसको भी शोल्डर पैड के साथ बनाया गया। शोल्डर पैड्स आपके कंधों में लगते हैं, उसका जो एक प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि दिखने में वो गारमेंट शोल्डर से बहुत खड़ा खड़ा बनता है। उस खड़े खड़े गारमेंट से एक मर्दाना लुक आता है गारमेंट में। तो शोल्डर पैड के साथ अब सलवार कमीज़ बनने लग गए थे। सलवार कमीज़ ने इस दशक में भारत के रेडीमेड गारमेंट्स के पहनते थे, लेकिन इस दशक में सलवार कमीज़ रेडीमेड गारमेंट्स में भी आने लगे। यानी कि मार्केट में रेडी टू वेयर गारमेंट्स में सलवार कमीज़ शामिल हो गया। यहाँ तक कि अंगरखा से प्रेरित कुर्ते की लंबाई फ्लोर लेवल है। यानी कि जो हम लोगों ने अपने इंडियन हिस्ट्री में अंगरखा नामक वस्त्र पढ़ा था उससे इंस्पायर होके अब जो आपकी कुर्ते की लंबाई थी वो लगभग फ्लोर लेवल की हो गई। जैसे कि हमने सुना है कि फ़ैशन रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि फ़ैशन हमेशा अपने आप को दोहराता है।
जो हमने पुराना फ़ैशन पढ़ा वो सब चीज़ें रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो अंगरखा चलता था एंशिएंट पीरियड में, उससे प्रभावित होके अब जो कुर्ते की लंबाई थी वो फ्लोर लेंथ हो गई। पावर ड्रेसिंग और कॉर्पोरेट लुक एक प्रभावी ड्रेस कोड बन गया। केबल टीवी का प्रभाव अधिक प्रमुख हो गया और यंगस्टर्स के बाज़ार में फैशनेबल लुक के लिए तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसने बड़ों को प्रभावित किया। अब पावर ड्रेसिंग यानी कि जो दिखने में मतलब बहुत एक पावरफुल सी ड्रेसिंग, जो एक ज़ोरदार ड्रेसिंग और कॉरपोरेट लुक्स यानी कि एक फॉर्मल लुक जिसे हम कहते हैं, इस तरह के प्रभावी जो है ड्रेस कोड्स बन गए इस तरह के। अब जो टीवी पे आता था, जो केबल टीवी का प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा प्रमुख हो गया, यानी कि टीवी को देख के लोग बहुत इंस्पायर होने लगे कि हाँ हमें भी इस तरह के गारमेंट्स पहनने चाहिए। और जो यंगस्टर्स थे उनके बाज़ार में फ़ैशनेबल लुक तेज़ी से बढ़ रहा था, यानी कि अब जो यंगस्टर्स थे, जो लड़के लड़कियां थी, वो लोग अब हर तरह से भी भारतीय पुरुष को शाही भव्यता और एथनिक वियर के कंफर्ट के लिए पेश किया गया था। जो 80 का दशक था, जो उसका मिड था यानी कि मध्य था 80 के दशक का, वहाँ पुरुषों को शाही भव्यता और एथनिक वियर के कंफर्ट के लिए पेश किया गया, यानी कि इस समय में एथनिक वियर जो होता है वो ट्रेंड में आने लगा। उस एथनिक वियर में कंफर्ट डिज़ाइनर्स बनाने लगे कि हाँ एथनिक वियर के साथ साथ उनको कंफर्ट भी मिले। इस तरह के गारमेंट्स मार्केट में आने शुरू हो गए, जो कुर्ता, चूड़ीदार, बैंड गला, शेरवानी और जोधपुरी जैकेट का एक फ़ैशन बढ़ावा दे रहे थे। यह न केवल गज़ल के लिए और कव्वाली रातों के लिए बल्कि औपचारिक अवसरों और यहाँ तक कि कार्यालय के लिए भी एथनिक तरीके से फैशनेबल हो गया। अब जो आपके कुर्ता थे, मेल्स के कुर्ता थे, चूड़ीदार थे, बैंड कॉलर था, शेरवानी था, जोधपुरी जैकेट थी, इस तरह की जो चीज़ें जो पहले नॉन कम्फर्ट में आती थी क्योंकि वो बहुत हैवी चलती थी, जो इंडिया की हिस्ट्री है जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो वहाँ पर जो शेरवानी या जोधपुरी जैकेट्स थी वो बहुत एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत हैवी चलती थी। लेकिन अब इंडिया में जो इंडिया के डिज़ाइनर्स थे उन्होंने उन एथनिक वेयर में कंफर्ट डाला, यानी कि आराम डाला। उससे अब सिर्फ़ और सिर्फ गज़ल या कव्वाली की रातों में ही नहीं बल्कि जो औपचारिक अवसर होते हैं, यहाँ तक कि ऑफिसेज़ में भी वो लोग कुर्ता पजामा डालते थे मेल लोग शौक से, क्योंकि उस चीज़ में अब उनको कंफर्टेबिलिटी मार्केट्स ने दी गई। केवल शैलियों में देश की संवेदनाओं के अनुरूप बल्कि पश्चिमी मानदंडों के अनुरूप कपड़े पहनने में सक्षम थे। 90 के दशक में यह पता चला कि जो इंडियंस थे वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन स्टाइल्स में ही नहीं बल्कि जो वेस्टर्न स्टाइल्स थे उन दोनों के अनुरूप कपड़े पहनने में सक्षम थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि इंडियंस अब सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम को प्रेफरेंस दे रहे थे या फिर सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन कॉस्ट्यूम को प्रेफरेंस दे रहे थे, ऐसा नहीं था। अब इस दशक में हर तरह का व्यक्ति हर तरह का कपड़ा पहनता था। यह 90 के दशक में जॉकी के आगमन के साथ एक ट्रिकल के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद कैलिडा, लिबर्टी ब्लू ने भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया। 90 के दशक में जब जॉकी का आगमन हुआ इंडियन मार्केट्स में, तो उस समय एक ट्रिकल के रूप में ये शुरू हुआ। इसके बाद कैलिडा नामक एक ब्रांड आई, लिबर्टी ब्लू, जो आज भी आप देखते हो मार्केट में। लिबर्टी ब्लू ब्रांड ने इंडियन मार्केट में प्रवेश किया। तब बहुत ही हाई फैशन गोज़ार्ड सीमित अवधि के लिए आया था। एक बहुत ही हाई फैशन ब्रांड थी जिसका नाम था गोज़ार्ड, लेकिन ये बहुत सीमित अवधि के लिए इंडियन मार्केट्स में आया था। मार्क्स एंड स्पेंसर्स चेन स्टोरों के प्रवेश ने फैशन के प्रति सचेतता पैदा की, जो इस लोकप्रिय लेबल पर स्टॉक करने के लिए विदेशों में वार्षिक यात्राएं कर रहा था।
मार्क्स और स्पेंसर जो कि चेन स्टोर है। चेन स्टोर आपके होते हैं जो एक स्टोर खुलने के बाद दूसरा फिर तीसरा सेम नाम से एक चेन की तरह अपने शोरूम्स को बढ़ाते हैं, उसको हम चेन स्टोर बोलते हैं। अब मार्क्स आते थे, अब वो ब्रांड इंडिया में आ गया था। जैसे ही सलवार कमीज़ सैटेलाइट चैनलों के प्रभाव में आया, इसने भारतीय महिला को शानदार तरीके से कपड़े और लुक से परिचित कराया। अब जो आपके सैटेलाइट चैनल्स होते हैं, जो लोकल चैनल्स होते हैं, जब वहाँ पे जो सीरियल्स आते थे या जो फ़िल्में आती थी, वहाँ पे जैसे ही सलवार कमीज़ का ट्रेंड शुरू हुआ, तो उसने जो भारतीय फीमेल्स थी, जो भारतीय महिला थी, उनको एक बहुत ही शानदार तरीके से कपड़े पहनने और कपड़ों के लुक से परिचित कराया कि एक सिंपल सलवार कमीज़ को भी हम किस तरह से स्टाइल करके पहन सकते हैं। इस दशक में जातीयता का पुनरुत्थान भी देखा गया, यहाँ तक कि फ़िल्में और अधिक विवेकशील बन गई और बैक टू एथनिक लुक शुरू हो गया। अब जो मूवीज़ थी इस समय की, वहाँ पर भी अब बैक टू एथनिक लुक स्टार्ट हो गया, यानी कि जो इंडिया का एथनिक लुक था, सलवार कमीज़, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, साड़ियाँ, जो ये एथनिक लुक में आती हैं, ये इस तरह की चीज़ें अब फ़िल्मों में आनी शुरू हो गई। भारत में फ़ैशन को अब केवल शरीर को ढकने का एक साधन नहीं माना गया, बल्कि कई भारतीय और साथ ही विदेशी लेबल में भी दुनिया के लिए सबसे अच्छी पोशाक वाली छवि प्रस्तुत की जाती है। अब जो इंडियन कॉस्ट्यूम्स थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको कपड़े को ढकने के लिए ही पहनते थे, बल्कि विदेशी स्तर पर भी इंडियन गारमेंट्स को बहुत एक अच्छी तरह से, मतलब एक बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत की गई इंडियन गारमेंट्स की।